हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के कंसेप्चुअल टेस्ट के सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और इसके अंदर जो जो आपके डाउट हो वो अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, ट्रिक्स को सीख लेना, फिर आप अगले टेस्ट की तरफ मूव करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले 1 to 15 प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, फिर नेक्स्ट स्लॉट के अंदर हम लोग नेक्स्ट 16 से लेकर के 30 प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ एंड देन 1200 मीटर अपवर्ड, नेट डिस्प्लेसमेंट इज। इसको आप वेक्टर मेथड से कर सकते हो, और वेक्टर सम जब हम इन सब का करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, एक्सेस हम कैसे लेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। वर्टिकली अप हम लोग के कैप ले लेते हैं, वर्टिकली डाउन हम लोग माइनस के कैप ले लेंगे। नॉर्थ साउथ आप वाई एक्सेस ले लो, वेस्ट ईस्ट आप एक्स एक्सेस ले लो। तो हम लोग आई जे के टर्म में इनको नोटेशन में लेते हुए चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो इस वेक्टर की वैल्यू मेरे पास आएगी 400 मीटर नॉर्थ, तो ये हो गया 400 जे कैप। नेक्स्ट आता है हमारे पास 300 मीटर साउथ, साउथ हो गया माइनस जे कैप, तो माइनस 300 जे कैप। और लास्ट आता है हमारे पास 1200 मीटर वर्टिकली हब, तो ये हो गया 1200 के कैप। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बट इस प्रॉब्लम में एक ट्विस्ट है और वो छोटा सा है, वो आप देखोगे समझ जाओगे, देखते चलना। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये बचा मेरे पास 100 जे कैप और प्लस 1200 के कैप। अब क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो एस वेक्टर का मॉड हमारे पास हो गया अंडर रूट में 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। अब इसमें से रूट में से आप 100 का स्क्वायर ले लो बाहर, तो बाहर आ जाएगा 100 और रूट के अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस 12 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर दिस बिकम्स 144। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 144 प्लस 1 दैट मीन्स 145। तो 145 रूट टाइम्स 100। बट आप जैसा देख रहे हो ऑप्शन में एक भी ऐसा आंसर नहीं है। अब ये जो 144 में हमने 1 ऐड किया, अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन में पूरा गेम चलेगा। 144 में 1 ऐड करने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इस 145 को नियरली 144 ले लेते हैं, और अप्रोक्सीमेशन में अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो वो 1200 मीटर आएगा। तो बहुत से बच्चों को इसमें ये डाउट होगा कि यार इसका आंसर गलत है। नहीं, आंसर नहीं गलत है। जब इस तरीके का केस आता है तो हमें उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए चलना होता है। तो नियर बाय इसका आंसर 1200 मीटर है, और ये 1 वाला पोर्शन उसके सामने आप इग्नोर कर सकते हो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पर। सेकेंड प्रॉब्लम भी अच्छा प्रॉब्लम है। ये कह रहा है पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू अल्फा रूट x। तो हमें वेलोसिटी दे रखी है और वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है अल्फा रूट x। अब हमें पता करना है देन द डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम एज, यानी x t की इक्वेशन निकाल के देनी है। तो आप इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लो। यहां पर हम सबसे पहले से dx बाई dt डाल देते हैं इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स। अब x वाला x के तरफ ला करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dx बाय रूट एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं, तो दिस बिकम्स x की पावर माइनस हाफ इक्वल्स टू अल्फा dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, x की पावर माइनस हाफ का x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये रिजल्ट बनेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से x तक, यहाँ 0 से t तक। तो ये आ जाएगा x की पावर प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1 और नीचे प्लस हाफ, दैट मीन्स 2 रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए अब हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 4x अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से पता चला x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कह रहा है अ पार्टिकल द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन। तो एक्स टी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ग्राफ बनाते चलते हैं, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। तो एक 30 डिग्री के एंगल पर है और एक 60 डिग्री के एंगल पर है। ये ए वाला हो गया और ये बी वाला हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ वी ए बाई वी बी। तो दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। अब एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो वी ए की वैल्यू हो जाएगी इस लाइन का स्लोप विच इज 1030, और 1030 आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस बिकम्स 1/√3। वी बी आप फाइंड आउट करोगे तो दिस वी बी बिकम्स 1060 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ 1060 डिग्री इज √3।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो, तो रेशियो ऑफ वी ए बाई वी बी इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड करो, दिस थिंग बिकम्स 1/3 एंड फाइनल आंसर इज वी अपॉन वी बी इक्वल्स टू 1/3, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, ये एक थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, आपने बेसिक थ्योरी में भी इसको पढ़ा होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से या तो बराबर होती है या उससे कम होती है। बराबर तब होती है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, कम तब होती है जब पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन ना हो। मान लो इस तरीके से पार्टिकल चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, बट डिस्टेंस आप देख रहे हो पूरी पाथ लेंथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। हमें इनका रेशियो निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉब्लम, और फिफ्थ प्रॉब्लम ये कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड from a high rise platform at t equals to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v. The two balls meet after 18 seconds. What is the value of v? तो हमें ये पता करना है दूसरी बॉल की क्या इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे 18 सेकंड बाद दोनों एक जगह पर मिल गए। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हाई राइज प्लेटफॉर्म ले लो, फर्स्ट बॉल ये रही और इसको हमने ड्रॉप किया एट t equals to 0। तो ये बॉल फाइनली इधर है और 18 सेकंड के बाद है। दूसरी बॉल को हमने 6 सेकंड के बाद छोड़ा, आफ्टर 6 सेकंड उसको रिलीज नहीं किया, उसको थ्रो किया नीचे इस तरीके से, और फाइनली वो बॉल भी इस बॉल को मिलती है, बट इस ऑब्वियसली इस बॉल को क्योंकि 6 सेकंड बाद छोड़ा गया था तो इस बॉल को फर्स्ट बॉल का टाइम 18 सेकंड है, तो सेकंड बॉल का जो टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का वो हो जाएगा 18 - 6, दैट मीन्स 12 सेकंड। तो थ्रो करने से उसको एक स्पीड मिल गई जिससे उसने वही डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर लिया। तो अब हमें फाइनली पता करके देनी है v की वैल्यू। कैसे पता करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का, ये दोनों का सेम है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं और दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन इसके लिए लगाओगे तो s इक्वल्स टू ut -12 gt²। माइनस इसलिए क्योंकि a का डायरेक्शन दैट मीन्स a की वैल्यू तो g के बराबर है और नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन हम अकॉर्डिंग टू एक्सिस लेते हुए चल रहे हैं। तो नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस, और क्योंकि g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इसलिए उसका साइन नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे वो भी नेगेटिव एक्ट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की 0 हो गई, -12 g, और टाइम उसका हो गया 18 का स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। माइनस से ही आप कैंसिल कर सकते हो बट वो आगे हम एलिमिनेट कर लेंगे। सेकंड बॉल के लिए लगाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, तो फॉर सेकंड बॉल मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, -h इक्वल्स टू -vt, t की जगह हमारे पास आ जाएगा 12 एंड -12 gt², t² की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, तो दोनों को कंपेयर या माइनस आप उड़ा दो, ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। तो माइनस पूरी इक्वेशन से इधर से गया एज वेल एज इधर से गया। अब दोनों को आप कंपेयर कर दो तो हाफ g 18² इक्वल्स टू 12v प्लस हाफ g 12² अब ये डाटा इधर ले आओ और इसमें से कॉमन हो गया हाफ g 18 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप 18 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो या आप a - b a + b की आइडेंटिटी लगा लो। a - a + b से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हाफ g की जगह 10 आ गया, a - b किया 6 आ गया, a + b किया 30 आ गया, इक्वल्स टू 12v। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ 2 से ये कैंसिल हुआ 5 और 150/2, दैट मीन्स हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 75 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी अब फाइनल नहीं है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे बॉल को थ्रो किया गया था, सच दैट उसने 12 सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस कवर कर लिया जो फर्स्ट बॉल रिलीज करने पर 18 सेकंड के अंदर कवर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6। ये कह रहे हैं मैन इज 45 मीटर बिहाइंड द बस व्हेन द बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट। तो एक पर्सन 45 मीटर पीछे है बस से, और जैसे ही बस स्टार्ट होती है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट होती है, वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है विद एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द मैन स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी से वो दौड़ना शुरू करे सच दैट वो बस को कैच कर ले, तो हमें ये पता करके देना है। तो इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये प्रॉब्लम आपका हो गया रिलेटिव मोशन का, और रिलेटिव मोशन में हम एक ही टेक्निक लगाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली देखने का, रिलेटिवली देखने का तरीका ये एक के ऊपर बैठ जाओ और उसकी सारी चीज़ें दूसरे को ट्रांसफर कर दो। तो ये रहा पर्सन,
ये फर्स्ट डायग्राम है और ये फर्स्ट डायग्राम ग्राउंड के ऑब्जर्वेशन में, और ये रही बस इनिशियली रेस्ट पर थी और इसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया था विद एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पर्सन ने इधर v की वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट कर दिया था। अब इसकी मिनिमम वेलोसिटी बतानी है सच दैट ये पर्सन बस को कैच कर ले। तो सबसे पहले हम रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं बस के ऊपर बैठ करके। तो जैसे ही बस के ऊपर बैठेंगे, ये हो गया रिलेटिव ऑब्जर्वेशन का डायग्राम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करते वक्त बस की सारी चीजें पर्सन को ट्रांसफर हो जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी तो है नहीं, तो वेलोसिटी तो जो है वही रहेगी, यानी v रहेगी। तो ये v इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी जिससे उसने दौड़ना स्टार्ट किया। a इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, तो ये a इसका रिटार्डेशन बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस से बैठा हुआ पर्सन ये देखेगा कि ये पर्सन आगे की तरफ आ रहा है, बट ए पीछे होने की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अब इसने इसको बस को आकर के कैच कर लेना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो ये बस को तब कैच कर पाएगा ना जब यहाँ बस तक पहुंचने पर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। इसका प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ, ग्राउंड से देखने पर मतलब ये हुआ कि जब ये पर्सन दौड़ेगा तो ये दौड़ करके बस को तब कैच करेगा जब इसकी वेलोसिटी और बस की वेलोसिटी सेम होगी, और जैसे ये सेम होगी जाकर के बस में जंप कर जाएगा। रिलेटिव ऑब्जर्वेशन में देखोगे तो यहां पर आकर के वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये रहा कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये रहा कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो अब हम इसको रिलेटिव ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इसने 45 मीटर का कवर करना है, और यहां पहुंचने पर जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो मैं यूज कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन, u स्क्वायर प्लस 2as फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें सारे टर्म रिलेटिव के हैं, तो रिलेटिव लगा लेते हैं, ए रिलेटिव एस रिलेटिव। तो v रिलेटिव का वैल्यू तो हो गया 0। u रिलेटिव की जगह हमारे पास आ गया v स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2 a रिलेटिव। अब a का डायरेक्शन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी के अपोजिट है, माइनस साइन के साथ इसको रखते हैं, तो माइनस 2.5, और s रिलेटिव की जगह हमारे पास 45 आ गया, तो ये बन गया 5। तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी 5 इंटू 45, ठीक है ना। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 25 और 225, ठीक है ना। तो v का वैल्यू आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करेगा तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन में ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और यहाँ पहुंचने पर उसकी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो बस को कैच कर लेगा। ग्राउंड से देखेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ने पर, आगे चलने पर, जब बस की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होगी और पर्सन की ऑलरेडी 15 है, तो उस वक्त वो जाकर के बस के अंदर बैठ जाएगा। तो ये था आपका एक रिलेटिव का अच्छा प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा इसमें, अब क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 7th वाला प्रॉब्लम ये कह रहा है, ये प्रॉब्लम अच्छा खासा ट्विस्टेड प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। तो एक स्ट्रेट लाइन OX के अलोंग पार्टिकल चलना शुरू कर देता है। एट टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O यानी ओरिजिन से डिस्टेंस पार्टिकल का इस तरीके से गिवन है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो हमें O से पता करना है कि पार्टिकल यानी 0 से पता करना है, ओरिजिन से पता करना है। तो ये जगह है x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और पार्टिकल की इक्वेशन हमें दे रखी है x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। अब हमें पता करके ये देना है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, कितना पार्टिकल चलेगा जब वो रेस्ट पर आएगा। अब रेस्ट पर लाने के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले वेलोसिटी निकालो बाय यूजिंग dx/dt और इसको 0 पुट कर दो। तो dx/dt करोगे तो ये तो 40 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा 12, t का 1 हो जाएगा, माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 12 इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। मतलब एट टाइम 2 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, और इस जगह पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब हमें पता करना है कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया O से यानी ओरिजिन से। तो यहां से दूरी कितनी कवर किया। तो सबसे पहले 2 सेकंड पर हम इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये हमारे पास आ गई 40 प्लस 24 माइनस 8, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 56 मीटर।
तो अब हमें पता करना है जीरो से, तो जीरो से यहां तक की दूरी जो हो गई वो 56 मीटर हो गई। अब बहुत ट्विस्टेड क्या था, बहुत से बच्चे क्या करते हैं वो t इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। तो एग्जामिनर ने t इक्वल टू जीरो से नहीं पूछा, उसने ओरिजिन से पूछा है, x इक्वल टू जीरो से पूछा है। अगर t, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना आप, अगर t इक्वल टू जीरो से पूछा होता तो ये आंसर हमारा 56 नहीं आता। तब हमें क्या करना पड़ता, t इक्वल टू जीरो पर इसकी पोजीशन निकालनी पड़ती जो कि 40 हो जाती, और t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी 56 मीटर हो गई। दोनों का सब्ट्रैक्शन करते आंसर 16 मीटर आता। तो बहुत संभाल करके ये क्वेश्चन पढ़ना है कि t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 2 के बीच का पूछा है या ओरिजिन से उस जगह के बीच का पूछा है जहां डायरेक्शन चेंज हुई है। तो एग्जामिनर ने ओरिजिन से पूछा है, तो फाइनली आंसर हमारे डिस्टेंस का आ जाएगा 56 मीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों का ये इसलिए गलत हुआ होगा क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन टेक कर दिया होगा 16 मीटर वाला। ये आपकी इसमें एरर थी, ये क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 8th प्रॉब्लम ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो। तो जब एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है, स्ट्रेट लाइन थर्ड है, स्ट्रेट लाइन फोर्थ भी है। अब थर्ड और फोर्थ को, सेकंड तो है ही नहीं, तो थर्ड और फोर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले ग्राफ के अंदर यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी अपना यहां पर डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसलिए मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यहां पर आप चेक करोगे तो वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब पार्टिकल ही नहीं चल रहा, तो फिर मोशन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सिर्फ ए करेक्ट है। तो ये आपका एक सिंपल थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम है और इस तरीके का प्रॉब्लम आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। अ पार्टिकल मूव along a straight line such that its position at any time t is given by 6t square minus t cube। तो हमें पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है और ये पोजीशन है 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट। और ऑप्शंस में हमें दे रखा है एट t इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन इज 12, xt ग्राफ इज मैक्सिमम। तो अब हमें ये भी पता करना है एक्सेलरेशन कितना होगा और हमें ये भी पता करना है मैक्सिमम किस जगह पर होगा। तो देखो बेटा, कोई भी चीज मैक्सिमम कब होती है, जब उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, ठीक है ना। ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक कंसेप्ट है। तो x का डबल डिफरेंशिएशन तो a होता है, तो a अगर नेगेटिव हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पर तो इसका मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लाइन से इसको डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो dx बाई dt दैट मीन्स वेलोसिटी का वैल्यू हमारे पास आ गया 12t माइनस 3t स्क्वायर। एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो गया इसका डबल डिफरेंशिएशन d2x बाई dt स्क्वायर जो कि a के इक्वल हो गया। आंसर आ गया 12 माइनस 60। अब सबसे पहले तो बोल रहे हैं t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन इज 12, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो एट t इक्वल्स टू 0 a का वैल्यू, तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा आगे देखते हैं, खाली फर्स्ट टिक करके हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ ये दे रखे ना 1 एंड 2, तो मतलब हमें ऑप्शन और भी वेरीफाई करना पड़ेगा 2 वाला करेक्ट है या फॉल्स है। ओके, xt कर्व हैज मैक्सिमम एट 4 सेकंड। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t की जगह 4 हम इसमें पुट कर देते हैं। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो दैट मीन्स x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन दैट मीन्स a की वैल्यू हम t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेरीफाई कर लेते हैं कि कितनी आ रही है। तो वो आ गई 12 माइनस 24 और आंसर में ना माइनस 12 विच इज लेस देन 0। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है इसका मतलब xt का वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो दिस इंप्लाइज दैट xt कर्व is maximum at t equals to 4। तो t equals to 4 सेकंड पर xt की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। तो इसलिए अब हम ना ये टिक करेंगे ना ये टिक करेंगे, हमारा आंसर जाएगा डी वाला कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी ज्यादा अच्छा है इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है ना, और ये आपके बहुत काम आएगा। इसमें बोल रहा है a bee flies a line from a point A to point B in 4 सेकंड। तो 4 सेकंड तक एक बी फ्लाई करती है। वेलोसिटी इज गिवन बाय मॉड ऑफ t माइनस 2। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन मीटर। तो वेलोसिटी हमें दे रखी है मॉड t माइनस 2। अब पहले मॉड का मतलब समझना बड़ा जरूरी है। मॉड फंक्शन का मतलब होता है कि मॉड किसी भी चीज को पॉजिटिव कर देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिक मैथमेटिक्स है फिर से।
अगर टी की वैल्यू 2 सेकंड से कम हो, ठीक है ना, तो 2 सेकंड से कम होने पर ये पर्टिकुलर टर्म नेगेटिव होगा और हमें पॉजिटिव करने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और टी की वैल्यू 2 सेकंड से ज्यादा होने पर ये टर्म पॉजिटिव ही होगा और हमें कोई नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी हम मॉड फंक्शन को हटाते हैं तो हम दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस और माइनस, टी माइनस 2। बट हम डिफाइन करते हैं कि माइनस कब है और प्लस कब है। तो वेलोसिटी की वैल्यू माइनस ऑफ टी माइनस 2 ये तब होगा जब टी की वैल्यू लेस देन 2 सेकंड होगी, लेस देन और इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड से अगर वैल्यू कम मिलती है तो फिर इसका मतलब ये रहा कि जैसे 2 सेकंड से कम टाइम होता है तो लेट अस से दैट 1 सेकंड हमने इसमें पुट किया तो ये हुआ -1, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो वेलोसिटी मिल जाएगी प्लस, क्योंकि मॉड फंक्शन किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं रहने देता। अच्छा, अब सिमिलरली t माइनस 2, पॉजिटिव t माइनस 2 ये हम तब यूज करेंगे जब t इज ग्रेटर दैन 2 सेकंड। तो 2 सेकंड से ज्यादा होने पर ये मॉड फंक्शन उस रिजल्ट को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रखेगा। अब 3 सेकंड पुट करके देख लो, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ध्यान रखना, अच्छी तरह नोट कर लेना, मॉड हटाने पर प्लस माइनस लगेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कम होने पर नेगेटिव साइन आएगा, बड़ा होने पर पॉजिटिव आएगा। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा और हम वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब वीटी ग्राफ कैसे बनाओगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान देना। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये वो पॉइंट है जिस जगह पर वेलोसिटी पॉजिटिव से वेलोसिटी या फिर ऐसे बोला जाए ये मॉड फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, अब t लेस देन 2 सेकंड यानी 0 से 2 सेकंड के बीच में आप देखोगे ये इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स टू माइनस टी प्लस 2, दैट मीन्स डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, प्लस टी माइनस 2 पर इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रखना, मॉड फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप का रहता है, विक्ट्री, ठीक है ना, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो मॉड फंक्शन विक्ट्री, विक्ट्री का सिंबल अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है ना, किस जगह पर विक्ट्री होगी, जिस जगह पर ये v 0 होगा। लेट अस से दैट ये होता है t माइनस 4, तो 4 सेकंड पे जाके विक्ट्री बना देते हैं, v का सिंबल बना देते हैं। तो v का सिंबल इस तरीके से आप ड्रॉ कर दो, ये विक्ट्री का सिंबल होगा, आप हारोगे नहीं। अच्छा, अब क्योंकि b ने फ्लाई किया 0 से 4 सेकंड के बीच में, अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हो जाएगा ये एरिया, ठीक है ना, बट इस एरिया में एक दिक्कत है, हमें ये पॉइंट नहीं पता। तो जब तक हम ये पॉइंट नहीं पता करेंगे हमारा एरिया कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो है ना, बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम आपके लिए, और मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को डाउट होगा और क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालोगे, तो ये वो जगह है जो t इक्वल टू 0 सेकंड पर है। तो किस में पुट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्योंकि लेस देन 2 सेकंड का फंक्शन है। तो t इक्वल टू 0 पुट करते ही हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी 2 सेकंड। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर v की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आप एरिया बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, और एरिया हम जितना ये ट्रायंगल है उतना ये ट्रायंगल है, दैट मीन्स हम डबल कर देते हैं, डबल ऑफ हाफ, बेस हो गया हमारे पास 2 एंड हाइट हमारे पास 2 होगी। तो फाइनली आंसर आ गया 4 मीटर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा आंसर 4 मीटर आ रहा है, यानी बी ने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा, और ट्रिक अच्छी तरह ध्यान रखना, मॉड फंक्शन वेक्टरी, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब ये प्रॉब्लम आपका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, आसान सा एरिया का ग्राफ है, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों का हो गया होगा, दिक्कत नहीं आई होगी। ये बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब नॉन जीरो तो चेक करो, यहाँ पर वीटी ग्राफ का स्लोप 0 है, यहाँ पर 0 है, तो दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन 0 है, ये एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इधर एक्सेलरेशन है, इधर रिटार्डेशन है। तो जहाँ नॉन जीरो हमें वहां से वहां के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो हो जाएगा ये एरिया। अब ये एरिया आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, तो मैं इसमें इसको ब्रेक कर सकते हो, आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ट्रेपेजियम मान लो, 2 ट्रेपेजियम से कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हो गया, ये गैप हो गया 50 माइनस 30 दैट मीन्स 20 इंटू हाइट हमारे पास आ गई 5 माइनस 2 विच इज 3, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ट्रायंगल का एरिया, प्लस साथ में रेक्टेंगल का एरिया, ये हो गया हमारे पास एक कॉल, ये जो गैप है ये 1 का है, तो 1 इंटू 20। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 30 प्लस 20, दैट मीन्स आंसर आ गया 50 मीटर। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में जो हमारा आंसर आया वो 50 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 12। ये बोल रहा है पार्टिकल कवर्स 4 मीटर 6 मीटर 7 मीटर एंड 6 मीटर एंड 7 मीटर इन 3rd 4th 5th सेकंड्स
and 6 सेकंड रिस्पेक्टिवली द पार्टिकल स्टार्ट्स विथ। तो हमें पता करना है पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा होगा। देखो हम जो इक्वेशन लगाते हैं, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगाते हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर वेरीफाई करना मैं आपको सिखा दूंगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखना। तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड की इक्वेशन हो गई यू प्लस हाफ ए 2n-1। अब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा या नहीं होगा उसकी पहचान अभी आपको जैसे ही मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा 2 स्टेप में, उसके बाद आपको पता चल जाएगी और वही मेथड आप आगे किसी भी प्रॉब्लम में यूज करना। देखो सबसे पहले मान के चल लेते हैं मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है ना। उस हिसाब से इन दोनों के लिए हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, यू हमें पता नहीं, प्लस हाफ है। अच्छा कौन से सेकंड की बात चल रही है, थर्ड सेकंड, तो n की जगह 3, 3 2 6 -1 विच इज 5। इक्वेशन बन गई हमारे पास u प्लस 5/2a, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ये मानते हुए कि मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन बिल्डअप करते हैं। दूसरे में डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो हमने 5 डाला, u प्लस हाफ a 2n-1, 2n-1 करोगे 4 to 8-1, 8-1 दैट मीन्स 7 बचा, तो यहां पर रिजल्ट आ गया 5 इक्वल्स टू u प्लस 7/2a। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों से u और a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a आ जाएगा, पुट कर दोगे तो u आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर बचा 1, u से u कैंसिल हो गया, 7 - 5 विच इज 2, 2/2 इज 1, 1 into a, दैट मीन्स a का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम u का वैल्यू ये गारंटी नहीं है कि जो हमने किया वो सही आया, ये हमने माना है, ठीक है, हमने अज्यूम किया है, वी हैव अज्यूम्ड दैट मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि हमारा अजम्पशन करेक्ट है। अब कैसे करेंगे वो सुनो। a की वैल्यू 1 आ गई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर लो, तो 4 इक्वल्स टू u प्लस 5/2, इसको उधर ले जाओ तो u इक्वल्स टू 8 - 5 दैट मीन्स ये आ गया 3/2। अब अगर हमारा अजम्पशन सही है तो आगे के ये जो डेटा है, ठीक है ना, दैट मीन 6 मीटर और 7 मीटर, ये पुट करने पर आ जाने चाहिए। तो ये इसकी पहचान होती है कि हमने जो अजम्पशन लिया है वो अगले में जब हम पुट करेंगे तो हमें वही आंसर देगा। तो अब हम एस एन एथ की वैल्यू निकालते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज यू एंड ए। ये प्रूफ कर देगा कि जो अगले सेकंड में हम निकालने वाले हैं वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे नेक्स्ट सेकंड है 5th सेकंड, तो यू प्लस हाफ ए 2n-1, तो 5th सेकंड, तो 5 to 10-1 विच इज 9। u और a सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से s की वैल्यू आ गई, अगर वो s की वैल्यू 6 मीटर आ गई दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। सब चेक करते हैं। u की जगह आ गया 3/2, हाफ, a की जगह 1 into 9, तो 9 और 3 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6 मीटर। तो दैट मीन्स हमारा अजम्पशन पूरी तरीके से सही है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो 5th सेकंड में आ रहा है वो 6 मीटर आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 3/2 है। अब आप ऑप्शन मिलाओ, तो विद इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये बोल रहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन टाइम t मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस आफ्टर 2 सेकंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले था 30 डिग्री पर, अब हो गया 60 डिग्री पर। तो पहले की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो हम इसके स्लोप से निकाल लेंगे विच इज 1045, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी वो हम फाइनल स्लोप से निकाल लेंगे विच इज 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री हो गया √3 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब एवरेज एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो ए एवरेज का वैल्यू हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया √3 - 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल आपको 2 सेकंड का दे रखा है, तो ये 2 आ गया और फाइनल आंसर हमारा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आप ऑप्शन में लाओ √3 - 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलते हैं 14th पर। तो ये रहा 14th प्रॉब्लम। ये बोल रहा है 2 बॉल्स, ये आपका थ्योरी बेस्ड है, आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। 2 balls of same size but the density of one is greater than that of other are dropped from same height, then which ball will reach the ground first, air resistance is negligible। तो आपको पता हो
तो जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो फ्री फॉल की जो हमारी इक्वेशन रहती है एच की, वो रहती है हाफ जी टी स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशन है फ्री फॉल की, ये ना मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ना डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका डेंसिटी और मास से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों बॉल्स जिनकी डेंसिटी अलग अलग है सेम टाइम में ही आकर के नीचे गिरेंगी, गिवन उनका फ्री फॉल का हाइट सेम हो। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो will reach, which ball will reach the earth first? So both ball will reach simultaneously and this time is independent of density of object. Next problem लेते हैं। ये हमारा 15 प्रॉब्लम ए सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखेंगे 16 से 30। तो 15 प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है ना, और ये बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो कैसे निकालते हो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट भी बताता है, डिस्टेंस भी बताता है। एरिया अगर साइन के साथ लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और सीधे सीधे मैग्नीट्यूड वाइज ऐड किया जाए तो हमें डिस्टेंस दे देगा। तो जैसे ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, तो विद प्रॉपर साइन लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। पॉजिटिव 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 करके ऐड करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल गया। तो सिंपल सा है, आप आराम से कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये A1 ले लो और इसको A2 कर लो और इसको A3 कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया A1 माइनस A2 प्लस A3। ठीक है, अब A1 आप निकाल लोगे, रेक्टेंगल है सिंपल, लेंथ इनटू विड्थ, तो 2 इंटू 4 विच इज 8 माइनस A2 हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 विच इज 4। A3 आप निकालोगे तो ये हो गया हमारे पास 2 एंड 2 विच इज 4। तो 4 से 4 वाला पार्ट कैंसिल हुआ, आंसर हमारे पास आ गया 8। ठीक है ना, तो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। नाउ डिस्टेंस में अब आपको कुछ नहीं करना, बस एरिया विद मैग्नीट्यूड लेना है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, और फाइनल आंसर अब आप इसको ऐड कर लो, 8 और 4 12 और 4 16 मीटर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 8 मीटर 16 मीटर, दैट मीन्स ए करेक्ट हो गया। तो ये थे आपके 1 to 15 तक के सॉल्यूशन। अब आप देखना 16 से 30 तक के सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। तो अब हम देखने जा रहे हैं 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। तो 16th प्रॉब्लम कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल एट इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी v इज गिवन बाय √3x + 16 इट्स एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो मेथड इज, तो v इक्वल्स टू √3x + 16। तो आप सबसे पहले देखो v x के फंक्शन में है, तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt नहीं यूज़ कर सकते, वी हैव टू यूज़ v dv/dx। और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि v dv/dx हम जब भी यूज़ करो तो पहले स्क्वायरिंग कर लो, हमेशा कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो v² इक्वल्स टू 3x + 16, और अब हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा 2v dv/dx इक्वल्स टू, और यहाँ डिफरेंशिएशन में बचेगा 3। तो दिस v dv/dx बिकम्स a एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 3/2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2, बट वी हैव टू फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी ऑल्सो। तो इनिशियल के लिए हम x की जगह 0 डाल देते हैं। तो वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 0, दिस बिकम्स रूट के अंदर 16 विच बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर इज 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं 17th प्रॉब्लम में ये है 3 persons PQR of same mass travels with same speed u such that each one faces the other always। तो ये जो 3 पार्टिकल्स हैं या 3 पर्सन हैं, इनको हमेशा एक दूसरे को फेस करना है, मतलब इनको एक दूसरे को चेस करते रहना है। What we have to do, we have to find out after how much time will they meet each other। तो इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। रिलेटिव मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तरीका ये कि ये 3 पर्सन्स हैं और ये इसको चेस कर रहा है, ये इसको चेस कर रहा है, ये इसको चेस कर रहा है विद सेम स्पीड यू। ठीक है, स्पीड इनकी सेम है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब ये पर्सन यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा एंड ये पर्सन यहाँ पहुँचेगा, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये इस तरफ चेस करने के लिए स्टार्ट करेगा, ये इधर चेस करने के लिए, एंड सिमिलरली ये इधर चेस करने के लिए। फिर इस तरीके से कंटिन्यूसली इनके डायरेक्शन बदलेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनका पाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा और जाकर के सेंट्रॉइड पर मर्ज हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में देखोगे तो डी हमें मिल जाएगी। तो अब करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट कितने टाइम बाद जाकर के ये एक जगह पर मिले। तो मेथड इज, आप किसी भी 2 पार्टिकल को ले लो और इनकी लाइन ऑफ अप्रोच हो गई, सेपरेशन इनके बीच का डी हो गया, ये इधर यू से चला एंड ये इधर यू से चला।
ये एंगल हो गया 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से। सबसे पहले इसके कंपोनेंट कर लो और फिर रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। कंपोनेंट करोगे तो u cos 60 विच बिकम्स u/2 और इधर आ जाएगा u sin 60 u√3/2। अब आप किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर बैठ जाओ। तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। इस पार्टिकल के ऊपर बैठते हैं तो इसकी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये u इसमें ऐड हो जाएगा विच बिकम्स 3u/2। तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन का डायग्राम हमारा ये ना, इधर की तरफ वेलोसिटी होगी 3u/2 और इधर हो गई √3u/2। अब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अप्रोच कर रहा है विद वेलोसिटी 3u/2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट कितने टाइम में ये अप्रोच कर लेगा। तो टाइम निकालने का तरीका हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, तो d/3u/2। तो फाइनल आंसर इज 2d/3u। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम, जितने टाइम में पार्टिकल उसको अप्रोच कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2d/3u दैट मीन्स बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18 प्रॉब्लम आपका एवरेज स्पीड का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कह रहा है पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड एंड अदर हाफ विद इस डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम। तो पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पार्टिकल ने अपनी जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक किया, दोनों पार्ट में डिस्टेंस इक्वल है। इन फर्स्ट पार्ट पार्टिकल मूव्स विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। In next part, it breaks its journey in 2 equal intervals. तो 2 equal time interval में पार्टिकल ने अपनी जर्नी को ब्रेक किया, in which it moves with speed 4 meter per second and 7.5 meter per second respectively. तो speed in first time interval is 4.5 meter per second and speed in second equal time interval is 7.5 meter per second. Now what we have to do, we have to find out average speed for whole journey. अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सबसे पहले हम इसे कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पर आप यूज करोगे टाइम एवरेज का फॉर्मूला। तो 2 इक्वल टाइम इंटरवल है, तो जब टाइम इंटरवल इक्वल होते हैं तो एवरेज निकालने का तरीका अरिथमेटिक मीन होता है। तो v एवरेज या v23 का एवरेज निकालने का फॉर्मूला v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय उतने टाइम इंटरवल जो इक्वल है। तो दैट मीन्स इसका फॉर्मूला इन जनरल अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो v1 प्लस v2 प्लस अप टू सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो v23 हमारे पास आ गया, आप इसको सम करो तो ये बन जाएगा 7 और 4 11 और 0.5 दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें ये पता चल गया इन सेकंड पार्ट इट मूव्स विद ऑन एन एवरेज विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा फाइनल डायग्राम अब ये है कि पार्टिकल ने अपनी जर्नी को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया था एंड इन फर्स्ट पार्ट इट मूव्स विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड व्हाइल इन सेकंड पार्ट इट मूव्स विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू कंबाइन नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वल पार्ट्स, यानी इक्वल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को अब हमें अप्लाई करना है। और इक्वल पार्ट्स में जब पार्टिकल अपनी जर्नी को ब्रेक करता है तो फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का हो जाता है और वो फॉर्मूला होता है ये एवरेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट 2 है डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v23। अब बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/v1 विच इज 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये 1/2 मिलेगा। फाइनल आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 19th नंबर प्रॉब्लम। ये बोल रहा है अ बॉडी freely falling from rest has velocity v after it falls through height h। तो h हाइट फॉल करने के बाद उसकी स्पीड v हो जाती है। द डिस्टेंस इट हैज़ टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। तो डबल वेलोसिटी करने के लिए कितना डिस्टेंस बॉडी को फॉल कराना पड़ेगा, सिंपल प्रॉब्लम है। तो h डिस्टेंस फॉल करती है तो उसकी स्पीड v हो जाती है एंड हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ टू कवर सच दैट इट्स स्पीड गेट्स डबल्ड। तो इसमें हम यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन आप यूज करोगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as विद प्रॉपर साइन पुट करना। v का साइन नेगेटिव है बट स्क्वायर होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो v स्क्वायर u हो गया 0 प्लस 2, a की जगह बेटा आ गया माइनस जी एंड s की जगह आ गया माइनस h। तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये तो होगी फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन। सेकंड की बना लो तो अब v की जगह 2b आ जाएगा दैट मीन्स 4v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gd। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो 4/1 इक्वल्स टू d/h
एंड डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4h। दैट मीन्स 4 टाइम्स उसको वो डिस्टेंस फॉल करना पड़ेगा, तब जा करके उसकी स्पीड डबल होगी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट तरीका ये रहेगा v² प्रोपोर्शनल टू s है, ठीक है ना। तो स्पीड डबल करने के लिए डिस्टेंस 4 टाइम्स होगा। ये इसका सिंगल वन लाइनर सोल्यूशन हो गया। ये तब करना जब आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। अदरवाइज आप इस तरीके से करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी करेक्ट। नेक्स्ट है 20th नंबर प्रॉब्लम। ये बोला है इफ वेलोसिटी ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 20% देन द मिनिमम डिस्टेंस इन विच कार कैन बी स्टॉप्ड इज इंक्रीज बाय। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो आप एक कार और स्टॉपिंग डिस्टेंस का पहले एक बार फटाफट से कंसेप्ट सीख लो। तो मान लो कार u की वेलोसिटी से मूव कर रही थी और यहाँ जाकर के वो स्टॉप होती है। रिटार्डेशन आप a ले लो, डिस्टेंस आप s ले लो। तो थर्ड इक्वेशन लगा करके आप इक्वेशन बनाओगे तो आपका अब इक्वेशन बन जाएगा u² = 2s। ये मैंने फाइनली डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s, ठीक है। अब स्पीड को डबल किया जा रहा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने परसेंट से चेंज होगा हमें वो पता करना है। डबल नहीं, सॉरी 20% से स्पीड को इंक्रीज कराया जा रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। ये तब के लिए जब स्पीड u थी, स्टॉपिंग डिस्टेंस s था, या u1 और s1 ले लो, चलो ठीक है, चल जाएगा ऐसे भी। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में अब हम फाइनल जो नई वेलोसिटी है वो 20% से इंक्रीज करा देते हैं। तो 20%, 20/100 ऑफ u, दिस थिंग बिकम्स 6u/5। तो अब जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 36u²/25 इज प्रोपोर्शनल टू s2। तो परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो इसे निकालने का तरीका हो गया फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। तो रिजल्ट आया हमारे पास s2 की जगह आ गया 36/25, u² कैंसिल हो जाएगा। तो 36/25 -1/1 इंटू 100। तो रिजल्ट आ गया 11/25 इंटू 100 और फाइनल आंसर आ गया 44%। तो डिस्टेंस 44% से इंक्रीज होगा। अगर आप स्पीड को 20% से इंक्रीज करा देते हो तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 44% से इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 21। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आप इंपॉर्टेंट लिख लो और इसका रिजल्ट, ये स्टैंडर्ड है, इसको आप एज इट इज़ याद रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्रूव कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में प्रूव नहीं करना। तो ये बोल रहा है स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ बलून विच इज एट हाइट h रीचेस ग्राउंड आफ्टर टाइम t सेकेंड। तो एक बलून है, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, h हाइट पर ये बलून है और ये स्टोन ग्राउंड पर आफ्टर टाइम t पहुँचता है। तो इक्वेशन बन गई हमारी, फ्री फॉल की इक्वेशन है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, h = ½ gt²। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बोल रहे हैं कि फ्रॉम द सेम बलून 2 stones आर थ्रोन, वन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड विद सेम वेलोसिटी u, ठीक है ना। दे रीचेस ग्राउंड आफ्टर t1 एंड t2, देन रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 इज। तो नेक्स्ट है, अब इस बलून से एक स्टोन को ऊपर u से फेंका जाता है एंड सेम h हाइट नीचे ये पहुंचता है आफ्टर टाइम t1। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया -h, u हो गया +u, टाइम हो गया t1, ठीक है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया साइन कन्वेंशन कैसे लेने, -½ gt1²। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड, इसी बलून से स्टोन को नीचे थ्रो कर देते हैं। तो इसी बलून से स्टोन को नीचे थ्रो कर देते हैं विद वेलोसिटी u, ओके, और h हाइट नीचे वो आकर के गिरता है आफ्टर टाइम t2। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनी, डिस्प्लेसमेंट हो गया -h, इनिशियल वेलोसिटी -u, t2 -½ gt2²। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब करना क्या, हमें t1 और t2 का रिलेशन बनाना है। अब इसे बनाने का तरीका क्या है, इन दोनों इक्वेशनों से u को पहले एलिमिनेट करते हैं। उसका मेथड ये है कि हम इस इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को t1 से, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसलिए मैंने बोला आप इस प्रॉब्लम का रिजल्ट याद रख लेना, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -h t2 u t1 t2 -½ g t1² t2, ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -h t1 -u t1 t2 -½ g t2² टाइम्स t1। अब दोनों को ऐड कर दो, u का डाटा कैंसिल हो गया,
यहाँ पर ये T1 था, इधर से कॉमन मिल गया माइनस एच T1 प्लस T2 और इधर से कॉमन हो गया माइनस हाफ जी T1 T2 टाइम्स T1 प्लस T2। अब आप देखो ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, ये गया, h की वैल्यू आ गई हाफ जी T1 T2। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर दो तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। दोनों को कंपेयर करते ही टी स्क्वायर इक्वल्स टू T1 T2 और t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट T1 T2। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ड्रॉप किया जाने वाला टाइम, बाकी जो दोनों टाइम है थ्रो किए जाने वाले, एक ऊपर थ्रो किया जाने वाला और एक नीचे थ्रो किए जाने वाला का ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो ठीक है ना, तो ड्रॉप किया जाने वाला टाइम थ्रो किए जाने वाले टाइम्स का ज्योमेट्रिक मीन है। तो अंडर रूट T1 T2 इज इक्वल्स टू टी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा, लेंदी और एग्जाम में फंसने वाला प्रॉब्लम है, तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रॉब्लम। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है और इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो। ये भी आपको बहुत सारी जगह पर मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेगा मेरे, ठीक है ना। आपको ये थ्योरी मैंने जो पढ़ाई है उसके अंदर मिलेगा, तो आपको ये तकरीब किसी भी कोचिंग का टेस्ट होगा उसके अंदर भी मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लिखो। तो देखो अब इसका सोल्यूशन, सबसे पहले ए क्या होता है, ए हो गया v/dv/dx, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास v की हम इक्वेशन डाल देंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, dv/dx इस लाइन का स्लोप हो गया, ठीक है ना। तो हमें दो चीज़ें करनी है, इक्वेशन और स्लोप को मल्टीप्लाई करना है। v की ये इक्वेशन इसके हिसाब से देखोगे तो y इक्वल्स टू m, स्लोप निकाल लो, स्लोप हो गया इसका tan थीटा और नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, और स्लोप की वैल्यू हो गई माइनस v0/x0। तो माइनस v0/x0 इंटू एक्स प्लस सी हो गया y इंटरसेप्ट विच इज v0। ये हो गई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है ना। अब v की इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, dv/dx यानी स्लोप वो हम ऑलरेडी जानते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो v की इक्वेशन हो गई माइनस v0/x0 इंटू एक्स प्लस v0 टाइम्स माइनस ऑफ v0/x0। अब आप इसको ओपन करो और इसको अंदर ले जाओ, तो a इक्वल्स टू प्लस v0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर टाइम्स x, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस v0 स्क्वायर बाई x0। अब आप चेक करो a और x की अभी भी लीनियर इक्वेशन है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन है। तो y ये इसका m हो गया और ये इसका c हो गया। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव हो गया और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की हो गई। तो अब चेक करते हैं, तो ये तो नेगेटिव स्लोप है, ये यहाँ पर स्लोप ही जीरो हो गया, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, ठीक है ना। पर हमें स्लोप पॉजिटिव चाहिए और y इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो इसकी जो इक्वेशन बैठेगी स्लोप पॉजिटिव y इंटरसेप्ट नेगेटिव, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको vx का ax में कन्वर्जन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 23rd। ये प्रॉब्लम कह रहा है, ये एक सिंपल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीटी ग्राफ वन रिप्रेजेंट्स वन डायमेंशनल मोशन। तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। देखो बेटा, पार्टिकल एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पर नहीं हो सकता और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचो तो आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी है, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहला ग्राफ नॉट पॉसिबल। दूसरा ग्राफ एक्सटी ग्राफ है। अब इसमें पहले वेलोसिटी हमारे पास स्लोप देख लो पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव है, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। ये वीटी ग्राफ है और अगेन इसमें टाइम नेगेटिव है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ इसलिए पॉसिबल नहीं है, पार्टिकल एक ही पोजीशन पर दो टाइम पर है, तो ये वाला इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, पार्टिकल एक टाइम पर दो जगह नहीं हो सकता, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब तक डुप्लीकेट्स ना हो, डुप्लीकेट हम यहाँ लेते हुए नहीं चल रहे, ठीक है ना, जुड़वा नहीं ले रहे। तो यहाँ पर पार्टिकल एक टाइम पर एक ही जगह पर होगा, तो एक टाइम पर एक ही जगह पर होना चाहिए और प्लस टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये तीन ऑप्शन तो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा बी वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम 24। ये बोला बॉल ड्रॉप फ्रॉम 9th स्टोरी ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग रीचेस ग्राउंड इन 3 सेकेंड। In the first second of its free fall, it passes through n stories where n is equals to। तो हमें ये पता करना है कि कितनी इसने स्टोरी कवर कर ली एक सेकंड के ड्यूरेशन में शुरू किया। तो देख, तो इसमें हम मान के चल रहे हैं एक स्टोरी की हाइट h है, तो इसने 9h हाइट कवर करी ड्रॉप करने के बाद इन टाइम 3 सेकंड। तो अब हम फ्री फॉल की इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन बन गई 9h
इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया 9। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चाहिए तो इसको उड़ा सकते हो, तो बट बाद में हम डिवाइड करते वक्त कैंसिल कर लेंगे उसको। अच्छा, अब हमें पता करना है कि 1 सेकंड में उसने कितनी स्टोरी फॉल करी। तो मान लो n स्टोरी फॉल कर ली, तो इन 1 सेकंड उसने n स्टोरीज फॉल करी, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो हो गया nh। u 0 है और यहाँ पर टाइम 1 सेकंड है। अब आप दूसरी इक्वेशन बना लो, तो nh इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर विच इज 1। अब दोनों इक्वेशनों को, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पर h से h कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास n/9 इक्वल्स टू 1/9। 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, तो n इक्वल्स टू 1। यानी इस 1 सेकंड के ड्यूरेशन में इसने एक स्टोरी को क्रॉस किया है, पर 3 सेकंड के ड्यूरेशन में इसने 9 स्टोरीज को क्रॉस किया। ये आपके लिए एक अच्छा सा सवाल, छोटा सिंपल सा सवाल रहा, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमारा फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 25 कह रहा है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल्स 60 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो अब इसको कैसे करेंगे। तो एक टावर है जिसकी हाइट h ले लेते हैं, यहां से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं और मान लेते हैं t सेकंड में नीचे पहुंच रही है। तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी फ्री फॉल की वो बन गई h इक्वल्स टू हाफ डी टी स्क्वायर। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो बोल रहा है कि लास्ट के 2 सेकंड में वो 60 मीटर का डिस्टेंस फॉल करती है। तो लास्ट का 2 सेकंड, तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो हो गया 60 मीटर। हम इसके लिए इक्वेशन नहीं बना सकते s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, कारण कि हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता। तो इस इंटरवल के लिए ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, पर वो हमें पता नहीं है, तो बेटर है हम इसके लिए इक्वेशन बनाएं। तो इसके लिए अब h की वैल्यू हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस 60 हो जाएगा, एंड टाइम जो इसको लग रहा है वो 2 सेकंड नहीं, अब ये पूरा t है, इतना 2 है, तो ये टाइम हो गया t माइनस 2। अब हम इसके लिए जरूर इक्वेशन बना सकते हैं, वही फ्री फॉल वाली। तो इक्वेशन बनी h माइनस 60 इक्वल्स टू हाफ टी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करना है, डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो h की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन बन गई हाफ टी टी स्क्वायर माइनस 60 इक्वल्स टू हाफ टी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, हाफ जी हो गया 5, ठीक, तो 5t स्क्वायर माइनस 60 इक्वल्स टू 5 टाइम्स t माइनस 2, 5 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन बनी t स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड कर दो, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के 4 माइनस 4t, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो नहीं बनी, ठीक है ना, सिंपल इक्वेशन बनी है। तो यहाँ से 4t की वैल्यू आ गई 16 और t की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। तो कुल मिलाकर के इस बॉडी को यहाँ से रिलीज करने पर ग्राउंड तक पहुँचने में 4 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन लगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल हाइट ऑफ टावर। तो टोटल हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए हम h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा लेते हैं। हाफ जी की जगह आ गया हमारे पास 10, टी स्क्वायर हो गया 16, आंसर आ गया 80 मीटर। तो स्टार की हाइट 80 मीटर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 26 पर। 26 प्रॉब्लम बोल रहा है two cars A and B are moving with same speed of 45 km per hour along same direction। तो ये दो कार्स हैं जो कि मूव कर रही हैं विद स्पीड ऑफ 45 km per hour in same direction। ओके, a third car C coming from opposite direction। तो एक थर्ड कार है, ये C ले लो आप, ये A और B कर लो, ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर से आ रही है विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। मीट्स अ टू कार इन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। तो यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लग रहा है 5 मिनट। 5 मिनट को अगर आप आर में कन्वर्ट करोगे तो 5/60 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/12 हो जाएगा। तो 1/12 आर इसको मीट करने में लगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेपरेशन का डिस्टेंस बिटवीन। तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कर लो। तो जैसे ही बैठ के देखोगे तो v रिलेटिव यानी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी इन दोनों का सम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 और 4 3 7 और 1 8, 81 किलोमीटर पर आवर। जो टाइम लगा इनको क्रॉस करने में 1/12 आवर लगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। तो 81 इंटू 1/12, ये किलोमीटर में हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू 6 पॉइंट हमारे पास आ जाएगी 75 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। पीछे भी ऐसा सवाल था पर उसमें एक्स टी ग्राफ था, तो क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब कांस्टेंट वेलोसिटी फर्स्ट में ही दिख रही है तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 28। ये बोल रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u एट t इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो at t equals to 0 velocity is u। the acceleration f, तो acceleration का सिंबल f बना दिया, is given by at। तो acceleration की वैल्यू at के बराबर है। a कोई acceleration नहीं है, ध्यान रखना, f acceleration है। we have to find out which relation is valid। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। देखो क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो जिन बच्चों ने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी उनका नेगेटिव हो गया, तो इसको आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को हम डालते हैं dv बाई dt इक्वल्स टू at, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dv इक्वल्स टू at dt और इसको इंटीग्रेट करो। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v ले लो इन टाइम 0 से t, तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिट पुट करने के बाद v माइनस u और यहाँ मिल गया at स्क्वायर बाई 2। तो v की इक्वेशन आ गई u प्लस at स्क्वायर बाई 2। अब आप ऑप्शन में डालो v इक्वल्स टू u प्लस at स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं हम 29th पर। 29th प्रॉब्लम कह रहा है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 5th सेकंड टू दैट इन 5 सेकंड। तो ये भी ठीक ठाक सवाल है। 5th सेकंड का मतलब हुआ 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच के इंटरवल का डिस्टेंस, ठीक है ना। और 5 सेकंड तो शुरू से 5 सेकंड। तो अब कैसे लगाएंगे, तो एक में तो एस nth यानी nth सेकंड की इक्वेशन लगाई u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो डिस्टेंस इन 5th सेकंड हमारे पास आ गया u, रेस्ट से दे रखा है तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, तो 5 to 10 माइनस 1, दैट मीन्स ये बना 9। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। नाउ डिस्टेंस इन 5 सेकंड, तो डिस्टेंस इन 5 सेकंड निकालने के लिए हम लोग s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की जगह 5 डाल देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इन 5 सेकंड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए इंटू 25। ओके, अब हमें इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई, सिंपल डिवाइड कर लो 9/25। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 9/25 के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं सेक्शन के लास्ट प्रॉब्लम पर, 30 नंबर प्रॉब्लम। ये बोल रहा है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2i कैप एंड 3j कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप और 3j कैप दे रखी है। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.3i कैप एंड 0.2j कैप। अब करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी मेडिकल एग्जाम में बहुत आ जाता है, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से, है आसान बट वेक्टर फॉर्म जरूर पूछ लेता है वो, तो ठीक है आप इसको इंपॉर्टेंट लिखो और ये प्रॉब्लम आपको छोड़ के नहीं आना है अगर एग्जाम में आए तो। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाया, सॉल्व करते हैं। u की जगह हमारे पास हो गया 2i प्लस 3j, a की जगह बेटा हमारे पास आ गया 0.3i प्लस 0.2j, टाइम्स t की जगह हमारे पास हो गया, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड, तो फाइनली ये बन गया 2i प्लस 3j प्लस 3i प्लस 2j। बस अब आप इनको ऐड कर लो तो 5i प्लस 5j। मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो v का मैग्नीट्यूड मॉड ले लो, आंसर आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो गया। तो ये थे आपके 16 से 30 तक के सॉल्यूशन। अब आप देखना लास्ट सेक्शन इसका, जिसमें आपको मिलेंगे 31 से 45। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं 31 से 45 तक के सॉल्यूशन। अब 31 वाला प्रॉब्लम कह रहा है द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम इज गिवन। हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन का साइन पर्टिकुलर रीजन में कैसा होगा। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक्सटी ग्राफ का डबल डिफरेंशिएशन हमें एक्सेलरेशन देता है, और कोई भी एक्सटी ग्राफ जो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड होगा तो उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा तो उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। यानी एक्सटी ग्राफ कर्व्ड ऊपर की तरफ हो तो ये पॉजिटिव,
एक्स टी ग्राफ कर्व्ड नीचे की तरफ हो तो ए नेगेटिव, ये होता है इसको पहचानने का तरीका। तो अब आप देखो, तो ये एक्स टी ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड है, आप पूरा कर्व बना के देख सकते हो। तो इस रीजन में ए नेगेटिव हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ तो ए जीरो होगा ही होगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड है तो यहाँ ए का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। इस रीजन में स्ट्रेट लाइन है तो अगेन ए जीरो हो गया। तो क्या रिजल्ट मिला? नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, ठीक है ना। तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कंसेप्ट लिख लेना, ठीक है ना, आपके बहुत काम आएगा कि एक्स टी ग्राफ अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड हो तो ए कैसा रहेगा? पॉजिटिव, और अगर एक्स टी ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड हो तो ए नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, 32। 32 एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो आप किसी भी बुक में बड़े आराम से पढ़ सकते हो। इक्वल डिस्टेंस अगर पार्टिकल कवर करे रेस्ट से तो उसको कवर करने में जो टाइम का रेशियो होता है वो बड़ा सिंपल सा है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, √1, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2 एंड अप टू सो ऑन, √n माइनस √n माइनस 1, ठीक है ना। इसी तरीके से इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 1, 3, 5, 7, 9 इस रेशियो में रहता है। ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके से पूछे जाते हैं जिसका एक पार्ट मैंने यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। तो चाहिए तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 33 नंबर प्रॉब्लम पर। 33 प्रॉब्लम में आपको एक 80 ग्राफ दे रखा है और मैक्सिमम स्पीड पूछी है। तो जहां ए जीरो होगा वहां स्पीड मैक्सिमम होगी, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी। तो हम करेंगे क्या? उसे निकालने के लिए इस 80 ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। एरिया हो जाएगा इस 80 ग्राफ का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 11, हाइट की वैल्यू हो गई 10, और एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स ये हो जाएगा v माइनस यू। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, 55 आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, तो v की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 55 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 34, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस प्रॉब्लम को। और इसका सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ अगर आपका गलत हुआ हो तो आप एक बार इसको सीखने के बाद दोबारा से जरूर कर लेना। ये प्रॉब्लम हम लोग इक्वेशन से नहीं सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया भी है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम एक्सेलरेटेड रिटार्डेड मोशन के ग्राफ से सॉल्व करने पर आसान रहते हैं। तो सेम जैसा मैंने लेक्चर्स के अंदर समझाया हुआ है बिल्कुल वैसा ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ रखा है। तो प्रॉब्लम ये है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट रेट एफ। तो मैं साथ साथ वीटी ग्राफ बना रहा हूँ। अब इस ग्राफ के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेट एट रेट एफ, तो एक्सेलरेशन पहले वाले पार्ट का एफ दे रखा है थ्रू अ डिस्टेंस एस। तो इसका जो एरिया, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस बताता है, दैट मीन्स ये एरिया हमारे पास एस के बराबर हो गया। नेक्स्ट फिर ये बोल रहा है देन इट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम टी। तो कुछ देर के लिए अब कांस्टेंट स्पीड से चला और टाइम हमें दे रखा है टी। ओके, देन फिर इसके बाद इट डी एक्सेलरेट एट रेट एफ बाई 2। अब डी एक्सेलरेट हो गया, यानी A3 का वैल्यू हमें एफ बाई 2 दे रखा है एंड टिल इट स्टॉप्स। तो फाइनली रेस्ट पर आ गया। टोटल डिस्टेंस मतलब पूरा का पूरा एरिया हमें अवेलेबल है 15 s। हमें पता करना है एस और टी में कौन सा रिलेशन इसमें होल्ड करेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल में, क्योंकि हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एरिया भी पता है और स्लोप भी पता है। हमें नहीं पता तो ये परपेंडिकुलर और बेस, इसको हम ज्यूम कर लेते हैं। ये T1, ये V। अब ये v की स्पीड से आगे बढ़ा तो v यहाँ पर भी वही सेम काम करेगा और इधर का टाइम हम t3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल से हम लोग रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखते चलना और सीखते चलना। तो हमेशा वो ट्रायंगल पहले सॉल्व करो जिसमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो इसमें हमें दो चीज़ पता है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो देखो आप, सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan थीटा विच इज इक्वल्स टू a1 विच इज इक्वल्स टू f इक्वल्स टू v/t1। अब सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया जो कि एस के बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ वी T1। अब मैं यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ और मेरे पास V का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखते चलो, यहाँ V की वैल्यू डाल दो तो T1 आ जाएगा, बात एक ही सी है। तो इधर से T1 की वैल्यू 2s/v, ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो f का वैल्यू हो गया v/2s/v। यहाँ से हमें मिल गया v² इक्वल्स टू 2fs। तो ये बन गई हमारी मेन इक्वेशन। अब हमें v पता चल चुका है, ठीक है ना। v हमें ऑलरेडी पता है, तो हम सब्स्टिट्यूट करके किसी में भी फर्स्ट में या सेकंड में T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास v आ गया। अब
सेकंड वाला पोर्शन सिंप्लीफाई करते हैं। इस सेकंड पोर्शन का एरिया A2, ये हमें नहीं पता, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर का एरिया हो गया A2, फॉर द टाइमिंग इसको S2 लिख लेते हैं, और ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ के हिसाब से, दैट मीन्स VT। V की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थर्ड स्टेप पर आते हैं। अब थर्ड स्टेप में V हम जानते हैं, T3 हम नहीं जानते, हम स्लोप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू F/2 इक्वल्स टू V/T3। तो यहाँ से हमारे पास T3 की वैल्यू आ गई, विच इज इक्वल्स टू 2V/F। अब हम इधर का एरिया निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू फॉर द टाइमिंग S3, और इस एरिया की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी A3 इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू हाफ V T3। V हम ऑलरेडी जानते हैं, T3 को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ इस इक्वेशन से। तो S3 का वैल्यू हो गया हाफ V इंटू 2V/F। तो ये यहाँ से गया, एंड S3 का वैल्यू हमारे पास आ गया V²/F। तो अब क्या हुआ, हमने सारे के सारे एरिया कैलकुलेट कर लिए, और टोटल एरिया में गिवन है तो हम इक्वेट कर देते हैं। तो लास्ट स्टेप, टोटल एरिया 15S इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। 15S तो ऐसे ही रहना दो, A1 हमें ऑलरेडी पता है S है, A2 हमने कैलकुलेट कर लिया VT, जिसमें भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाद में, और A3 हमने कैलकुलेट कर लिया, A3 का वैल्यू S3 के बराबर है, और S3 की वैल्यू V²/F है। ओके, इसको इधर भगाओ तो ये बन गया 14S इक्वल्स टू, अब बस खाली आपको प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना है। VT पड़ा रहने दो, V² की वैल्यू 2FS है, मैं इसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो 2FS/F, F से F कैंसिल हो गया, और 2S को इधर सब्ट्रैक्ट मार दो, तो 12S इक्वल्स टू VT। अब बस लास्ट स्टेप है, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बट वो अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास 2FS आ जाएगा, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो 12S इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2FS इंटू T। अब आप जरा ऑप्शन चेक करो, सब में T² है, तो इसका मतलब हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करा, 144S², 2FS T²। यहाँ से S वाला पोर्शन कैंसिल हुआ, और इस बचे हुए S की वैल्यू आ गई, इसको कैंसिल करोगे 1/72 FT²। तो S और T का रिलेशन हमारे पास आ गया 1/72 FT²। ये इसका परफेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा मेरे लगाने के बाद आप इसको दोबारा जरूर लगा लेना, तब आपके ये दिमाग में सेट हो जाएगा प्रॉब्लम। अच्छा, इसके हिसाब से ऑप्शन देखोगे, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यानी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। वैसे इसका आंसर हमारे पास 1/72 FT² है। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम, और एक बढ़िया से तरीके से हमने इसको लगाया। अगर आप इसे इक्वेशन से करते तो आप इसमें उलझ के रह जाते, ग्राफ से ये बिल्कुल टेक्निकली पूरी तरह परफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो आसान सा है, ये बोल रहा है इतने एंगल पर फेंकी गई प्रोजेक्टाइल्स का, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट दिस एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शॉर्टेस्ट रेंज। किसकी रेंज शॉर्टेस्ट होगी, तो जिसका एंगल सबसे छोटा होगा उसकी रेंज सबसे कम होगी, और सबसे पास गिरेगा। जितना 45 डिग्री के पास जाएंगे रेंज उतना बढ़ता चला जाएगा। तो 15 डिग्री वाला का रेंज मिनिमम होगा, शॉर्टेस्ट होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलते हम 36 पर। 36 बोल रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बहुत सिंपल तरीका, इसमें हम यूज करेंगे रिजल्ट r tan थीटा इक्वल्स टू 4h। ये बड़ा सिंपल रिजल्ट है, बहुत अप्लाइड रिजल्ट है, आप इसको याद रखो, ठीक है ना। इससे आप रेंज और हाइट अगर गिवन हो तो आप एंगल बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो अब इसके अंदर मैं पुट कर दे रहा हूँ जो मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, कि रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। तो r इक्वल्स टू 4h, ये हमें गिवन है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसमें। तो 4h tan थीटा इक्वल्स टू 4h, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। तो आसान सा प्रॉब्लम था, थीटा इज इक्वल टू 45, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 37 कह रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय इट। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो अभी अभी आपने जो फॉर्मूला सीखा उसी को एक बार लगाते हैं। तो r tan थीटा इक्वल्स टू 4h, रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री हो। तो r मैक्स, और यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया tan 45 इक्वल्स टू 4h। तो r मैक्स इक्वल्स टू 4h। तो आप इसको ऐसे भी लर्न रख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना। तो सिंपल सा रिजल्ट है, आपको याद भी रहना चाहिए, बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट है।
तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेंज, रेंज कितनी दे रखी है हमें 400 मीटर, तो h की वैल्यू हो जाएगी 400 बाय 4, दैट मीन्स 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The velocity of projection of an oblique projectile is 6 i cap plus 8 j cap horizontal range। तो देखो velocity आपको दे रखी है 6 i cap and 8 j cap, तो ये हो गई x एक्सिस का कंपोनेंट, ये हो गया y एक्सिस का। तो ux की वैल्यू हो गई 6, uy की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेंज। तो फॉर्मूला ऑफ रेंज इज ट्वाइस, अब मैं वो नहीं यूज कर रहा यू स्क्वायर साइन टू थीटा, नहीं, उसको ब्रेक करके ये मॉडिफाइड फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे यू एक्स यू वाई बाई जी। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सीधे रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस 6 इंटू 8 बाई 10, तो ये बन गया हमारे पास 9.6 मीटर। तो 9.6 मीटर इज द वैल्यू ऑफ रेंज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं हम 39 पर। 39 प्रॉब्लम बोल रहा है अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन एन एनिमी पोस्ट बाय एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। हाइट हमें 490 मीटर दे रखी है, प्लेन यहां पर उड़ रहा है विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 10/18 कर लो या फिर 10/36 कर लो या 5/18 कर लो, बात एक ही है। तो 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास गया आई थिंक 3 से तो चला ही गया, 3 6 से 18 और 20 और कैंसिल हो जाएगा, तो और कैंसिल करके आप इसको लिख लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेन। ओके, अब यहाँ से अगर कोई बॉम्ब ड्रॉप होगा तो वो सीधे यहाँ तो गिरेगा नहीं, वो तो आगे जा करके इस पोस्ट पर गिरेगा। तो कितने डिस्टेंस पहले इसको ड्रॉप किया गया, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, अब इस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यूज कर लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, विच इज हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो सिंपल सा रिजल्ट हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 2y/g टाइम्स यू, ये 2y/g तो अंडर रूट में आ गया और u रूट के बाहर हो गया। अब आप इसमें रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 2y, y हमें हाइट दे रखी है विच इज 490 डिवाइडेड बाय हमारे पास g का वैल्यू अब 490 है, तो यहाँ पर आप 9.8 डालो तो आसान रहेगा। तो 9.8 मीटर मैंने इधर g का वैल्यू डाला, इनटू में u इज 50/3। अब ये ऊपर हो गया 490 इंटू 2, दैट मीन्स ये हो गया 980 डिवाइडेड बाय 9.8, तो वो रूट के अंदर 100 बचा, तो 10 आ गया बाहर, दैट मीन्स 500/3 मीटर पहले इसको ये पैकेट या बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा, तब ये टारगेट के ऊपर फॉल करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 40। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये भी आपको लास्ट मोमेंट तक याद रहना चाहिए एग्जाम से पहले, काफ़ी ज़्यादा ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो इसके चांसेस मतलब मैक्सिमम है, इवन IIT तक में ये आ जाता है। तो आप एग्जाम के लिए इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान करके अपने टिप्स पे रख लेना इसको, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। ये बोला 2 स्टोन आर प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी p एट एन एंगल थीटा एंड 90 - थीटा। तो थीटा और 90 - थीटा पर 2 स्टोन प्रोजेक्ट किए गए, स्पीड सेम है, मैक्सिमम हाइट h और h1 है। तो h की तो इक्वेशन बना लो फॉर्मूला लगा के, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और सिमिलरली h1 विच इज एट 90 - थीटा, तो यहाँ 90 - थीटा आएगा, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो बन जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हमें पता करना है r इनमें से किस रिलेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो h1 और h1 का हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, h टाइम्स h1, और थोड़ा सा सही से मल्टीप्लाई करना है। आप देखना इसको मल्टीप्लाई करोगे v4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय 4g स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2g का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल वही रिजल्ट है, बस इसको अलग तरीके से लिखा, क्यों का जवाब ये है। मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास रेंज का फॉर्मूला, देख लो आप, ठीक है ना। तो ये इन टर्म्स ऑफ रेंज आ गया, तो h1 का प्रोडक्ट हमारे पास हो गया r/4 का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ गई 4 रूट h1। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको डायरेक्ट याद रखना।
तो दो हाइट थीटा और 90 माइनस थीटा वाली हाइट का अगर रेंज के साथ रिलेशन निकालना है तो r इज इक्वल टू 4 रूट एच एच वन, ठीक है ना। h हो गया थीटा एंगल पर, h1 हो गया 90 माइनस थीटा पर। आंसर इसका ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 41 प्रॉब्लम कह रहा है फिगर शोज 4 पाथ फॉर अ किक फुल फॉल ignoring the effect of air on flight, rank the path according to initial horizontal velocity component highest first। अब सुनो, इन सबकी हाइट सेम है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy स्क्वायर बाई 2g, ठीक है ना। क्योंकि हाइट सेम है इसलिए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबका सेम होगा। तो h सेम है तो दिस इंप्लाइज दैट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबके लिए सेम होगा। अब हमें पता करना है x कंपोनेंट, तो हम रेंज पर गौर करते हैं। तो देखो रेंज सबकी अलग अलग है, सबसे ज्यादा रेंज फोर्थ वाले की है, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 2ux uy बाई जी। uy सबके लिए सेम है, g सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, तो अलग कौन है ux। तो जिसका रेंज ज्यादा उसका ux ज्यादा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू ux। ये सिर्फ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि uy सेम है, हर बार नहीं लिख सकते। तो ये रिजल्ट सिर्फ तब लिख सकते हैं जब y कंपोनेंट सबका सेम हो, दैट मीन्स हाइट सबकी सेम हो। तो r प्रोपोर्शनल टू ux, दिस इंप्लाइज दैट ux4 इज ग्रेटर दैन ux3 ग्रेटर दैन ux2 ग्रेटर दैन ux1। अब आप इसमें आंसर टिक कर सकते हो 4 3 2 1 अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल हाईएस्ट फर्स्ट। तो हमें हाईएस्ट फर्स्ट ये भी देख लेना जरूरी है, पता चले लोएस्ट फर्स्ट बोल रहा हो आप हाईएस्ट फर्स्ट लिखा है तो वहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 42 प्रॉब्लम बोल रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री, दैट मींस रेंज मैक्सिमम होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन बाय दिस मच एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ a by b। तो बेटा a by b यानी x का कोफिशिएंट बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या होता है। तो a by b का रेशियो और कुछ नहीं वो रेंज होता है, और रेंज यहाँ पर मैक्सिमम है तो बस हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे बाय फॉर्मूला। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर हो गया 400, g का वैल्यू 10, आंसर आ गया 40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमें क्या निकालना है, a to b का रेशियो, तो 40:1, उस हिसाब से आंसर हो गया आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये जो 43rd वाला प्रॉब्लम है ये आपका एससी वर्मा का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब हर बच्चे को ये प्रॉब्लम पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में टिक करके आ सको। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, छोड़ना नहीं है। मतलब टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपके प्रॉब्लम्स हैं, एक एक प्रॉब्लम अगर आप सही से कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेम इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो 43rd प्रॉब्लम कह रहा है अ टेनिस बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयर केस with a velocity u meter per second if the steps are b meter wide and h meter high। तो ये स्टेयर केस बॉल का प्रॉब्लम है। हाइट हमें स्टेयर की h दे रखी है, विड्थ हमें b दे रखी है, बॉल को हमने u स्पीड से रोल कराया, पता करना है कौन सी सीढ़ी पर गिरेगी। तो लेट्स से दैट nth स्टेयर पे फॉल करती है, तो टोटल वर्टिकल हाइट y की वैल्यू हो जाएगी nh, टोटल हॉरिजॉन्टल गैप x की वैल्यू हो जाएगी nb। अब आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन इसके अंदर अप्लाई कर लो। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो गई हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, बस सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह NH, हाफ जी एक्स स्क्वायर की जगह आ गया n स्क्वायर बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यहाँ से आप n से n कैंसिल करो और n की वैल्यू निकालो, तो 2u स्क्वायर h बाई जी बी स्क्वायर। अब आप इसके हिसाब से ऑप्शन, ये तो खैर मेरे को भी डायरेक्ट याद है, तो आप भी डायरेक्ट याद रख लेना, 2u स्क्वायर h बाई जी बी स्क्वायर, ये नंबर ऑफ स्टेयर निकालने का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से रिजल्ट देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। 44 प्रॉब्लम कह रहा है अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री, इट क्रॉसेस अ वॉल आफ्टर 3 सेकंड। तो डायग्राम बनाते हैं। ये कोई वॉल है, इसको ये क्रॉस करके जाता है 3 सेकंड पर। जब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड at an angle of 30 डिग्री। ओके, अब हमें पता क्या करना है, हाउ फार बियॉन्ड द वॉल स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हमें वॉल से जहां पर स्टोन गिरा, दैट मीन्स हाउ फार बियॉन्ड द वॉल स्टोन स्ट्राइक्स, दैट मीन्स इस वॉल से ये जो नेक्स्ट पॉइंट है जहां पर स्टोन ग्राउंड को फॉल कर रहा है, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे? तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं x बाई यूजिंग x वाली इक्वेशन u cos थीटा t। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया u cos थीटा t, सिंपल है, आप पुट कर सकते हो इसमें। u की जगह आ गया 50,
cos 30 डिग्री हमारे पास हो गया √3/2 एंड टाइम इज 3 सेकेंड। तो रिजल्ट आया हमारे पास 150 √3, दैट मीन्स 75 √3 मीटर। तो पर हमारा आंसर ये नहीं है, 75 √3 तो हमें x का वैल्यू मिला। अब हम ये टोटल रेंज निकाल लेते हैं, रेंज में से इसे माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस d की वैल्यू आ जाएगी। रेंज के लिए आप रेंज का फॉर्मूला लगा लो, u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, u² हो गया 2500 इंटू 2, sin 30 इज 1/2, cos 30 इज अगेन √3/2, g का वैल्यू इज 10। ये इधर से गया, ये इधर से गया, 125 √3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ d एंड d की वैल्यू इज r माइनस x। तो 125 √3 माइनस 75 √3, तो ये हमारे पास आया 50 √3। तो 50 √3 मीटर इज द वैल्यू ऑफ रेंज। अब आप √3 का वैल्यू 1.73 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो आई थिंक ये आपके पास जो ऑप्शन मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, ये आ जाएगा 86.6 मीटर। तो आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। A body is thrown with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 डिग्री with a horizontal. Its velocity at the highest point. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। तो बॉडी की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे बतानी है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, दैट मींस u cos थीटा। u की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 10 एंड cos 60 डिग्री, तो रिजल्ट बना 5 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखना हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था 10 मीटर पर सेकेंड से और 60 डिग्री के एंगल पर। तो आई थिंक इसका आंसर आपके पास आया 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरीके से अपना ये कंसेप्चुअल टेस्ट के सारे सोल्यूशन आपने देख लिए। एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर लो, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो कंसेप्ट मैंने बताया उनको अलग से नोट डाउन कर लेना। अब आप एडवांस टेस्ट की तरफ मूव करना। थैंक यू सो मच।